नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो से हम 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश की प्रकृति को बताने वाले वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न सिद्धांत दिए गए, एक एक करके उन सिद्धांतों का यहां अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम ये पता लगाएंगे कि प्रकाश कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करता है या कण के रूप में व्यवहार करता है। आप हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको यह पता लग सके कि प्रकाश तरंगीय या कणीय कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहलाती है। प्रकाश के बारे में संपूर्ण अध्ययन किसमें करेंगे? प्रकाशिकी के अंतर्गत करेंगे, ऑप्टिक्स के अंदर करेंगे। अब ये जो प्रकाश की है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। पहला जो पार्ट है वो हमने देखा था किरण प्रकाशिकी, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। इसमें प्रकाश को किरण के रूप में, एक रे के रूप में मानकर अध्ययन किया था। और इस चैप्टर में प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर अध्ययन करेंगे, विभिन्न घटनाओं को समझेंगे। तो देखिए, किरण प्रकाश की हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की। तो प्रकाश की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर अध्ययन करें, तरंग प्रकाश की कहलाती है, वेव ऑप्टिक्स कहलाती है। ओके, तो देखिए, कहीं पर हम प्रकाश को तरंग के रूप में, कण के रूप में, किरण के रूप में, तो एक्चुअल में प्रकाश कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है, यही आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, प्रकाश की प्रकृति को बताने वाले विभिन्न सिद्धांत वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए। पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से सिद्धांत दिए गए और उनको हम फिर एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश की प्रकृति को बताने वाले विभिन्न सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति को बताने वाले, प्रकाश की प्रकृति को बताने वाले विभिन्न सिद्धांत, और सबसे पहले हम पहला सिद्धांत देखेंगे, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। पहला हमारा सिद्धांत कौन सा है? न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो हमारे पास में है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और चौथा जो हमारा सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत।
और जब हम इन चारों सिद्धांतों को पढ़ लेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि प्रकाश है वो कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो देखिए कुछ जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत प्रकाश कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। कुछ सिद्धांत तो क्या कहते हैं कि प्रकाश है वो कण के रूप में चलता है, और कुछ सिद्धांत हमें प्रकाश के बारे में तरंग के रूप में मानकर बताता है। तो विभिन्न सिद्धांत है, एक एक करके इनको हम यहां पर देखेंगे, समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला सिद्धांत है वो है न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। यहां पर नाम से स्पष्ट हो रहा है ये सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सर आइजक न्यूटन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, सर आइजक न्यूटन के द्वारा। अब देखिए इन्होंने प्रकाश को कौन सी प्रकृति का माना? इसके नाम में ही स्पष्ट है, इन्होंने प्रकाश को कण के रूप में माना। किस रूप में माना? कि प्रकाश है वो कण के रूप में संचरित होता है, आगे बढ़ता है। तो देखिए यदि कोई प्रकाश स्रोत है, अच्छे से समझ लीजिए, ये हमारे पास में कोई प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश की किरणें हैं वो चारों तरफ निकलती है, और ये जो प्रकाश है चारों तरफ जा रहा है कणों के रूप में आगे बढ़ता है। इसके रूप में आगे बढ़ता है। इन कणों को उन्होंने कणिकाएं कहा। क्या कहा? कणिकाएं कहा। तो न्यूटन के द्वारा प्रकाश को कण के रूप में माना गया और उन कणों का उन्होंने नाम दे दिया कणिकाएं। क्या नाम दे दिया? कणिकाएं नाम दे दिया गया। ओके, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि ये जो कणिकाएं हैं ये प्रकाश के वेग से संचरित होती है, प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होती है, तो चारों तरफ एक समान व्यवहार से चलती है। तो देखिए प्रकाश स्रोत से कणिकाएं निकलती है। क्या निकलती है? कणिकाएं निकलती है। और देखिए इन्होंने कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत किए, बट हमने ये सिद्धांत हेडिंग डाली तो उसके अंदर वो भी हम पढ़ेंगे। इन्होंने ये कहा कि ये जो कणिकाएं हैं ये माध्यम में तेज गति से चलती है, जबकि निर्वात में इनकी स्पीड कम हो जाती है, जबकि होता इसका उल्टा है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है, जबकि माध्यम में कम हो जाता है। और जैसे जैसे प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम होता है तो प्रकाश का वेग है वो कम होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा? सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता, जबकि सत्य अलग बात है। इस सिद्धांत के द्वारा यह कहा गया सघन माध्यम में प्रकाश का वेग है वो क्या होगा? अधिक होगा, जबकि विरल माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वो कम होता है। ये इस सिद्धांत के द्वारा कहा गया। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से गलत है। अब देखिए इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली कौन कौन सी घटनाओं की सफल व्याख्या की जा सकी, एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण, इस सिद्धांत द्वारा क्या समझाया जा सकता है? सीधी रेखा में संचरण प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझाया जा सका, अपवर्तन को भी अच्छे से समझाया जा सका। तो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और सीधी रेखा में संचरण को न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत के द्वारा अच्छे से समझाया जा सका। लेकिन कौन से सिद्धांत हैं, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको
न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत नहीं समझा पाया, तो उनमें से प्रमुख घटनाएं हैं प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनको प्रकाश के कणिकावाद सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकी। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो था न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। तो इसमें प्रकाश की जो प्रकृति है वो कौन से रूप में मानी गई? कण के रूप में मानी गई। प्रकाश को किस रूप में माना गया? कण के रूप में माना गया। आगे बढ़ते हैं। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत, देखिए ये जो सिद्धांत है वो हाइगेन के द्वारा दिया गया और इन्होंने प्रकाश को तरंग के रूप में माना। चलिए इनसे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो सिद्धांत है ये वैज्ञानिक हाइगेन के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत को हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, वहां पर भी आप देख लीजिएगा। पूरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हाइगेन के सिद्धांत पर ही आधारित रहेगा। इन्होंने प्रकाश को तरंग के रूप में माना। किस रूप में माना? तरंग के रूप में, कि प्रकाश है वो तरंग के रूप में संचरित होता है। लेकिन इन्होंने जो तरंग मानी वो अनुदैर्ध्य तरंग मानी। प्रकाश कौन सी तरंग के रूप में चलता है? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है। जबकि विद्यार्थियों हकीकत यह है कि प्रकाश है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, तो इन्होंने ये गलत मान लिया। ये जो माना यही गलत अज्यूम कर लिया। अब इसके गलत अज्यूम करने से बहुत सारी चीजें यहां पर और गलत हो जाती है। दूसरे वैज्ञानिकों ने यह पूछा कि अनुदैर्ध्य तरंग आपने ली है, अच्छी बात है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर तो निर्वात भी है, वहां कैसे हर जगह माध्यम कैसे पॉसिबल है? तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक माध्यम है जो कि सर्वत्र मौजूद है, सर्वव्यापी है, और उस माध्यम को इन्होंने ईथर कह दिया। यह केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, इसको समझ लें आप। इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम की परिकल्पना कर ली, ईथर नामक माध्यम कंसीडर कर लिया। ये जो माध्यम है ये सर्वव्यापी है। कैसा माध्यम है? सर्वव्यापी, मतलब हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। निर्वात में भी है, हर माध्यम में जहां से प्रकाश जा सकता है उस जगह पर यह माध्यम मौजूद है। हालांकि गलत माना, क्योंकि पहले ही जो तरंग मान ली वो गलत मान ली। गलत मान ली तो माध्यम भी क्या माना? गलत माना। उसके बारे में कुछ चीजें हैं सर्वव्यापी, वो भी गलत थी। और देखे, और इन्होंने क्या माना? इन्होंने ये कहा कि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। पूर्णतः क्या होता है? प्रत्यास्थ माध्यम होता है। इसका मतलब है कि इसको यदि आप धक्का दे दें, हटा दे, तो पुनः ये वापस आ जाएगा। जैसे ऐसे हाथ से हटा दे तो ये वापस उसी पोजीशन पर तुरंत लौट आता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ माध्यम होता है। कौन सा माध्यम? ईथर। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक और चीज इस माध्यम के बारे में कंसीडर की कि इसका जो घनत्व होता है वो नगण्य होता है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने पूछा कि यदि ये माध्यम है तो इसका कुछ भार भी होगा, हमें फील क्यों नहीं हो रहा? यदि माध्यम है तो अपने चारों ओर से ये कुछ भार डालेगा अपने ऊपर, वो अपन को लग क्यों नहीं रहा है, फील क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ईथर है वो एक ऐसा माध्यम है, इसका कोई भार नहीं होता, इसका घनत्व नगण्य होता है। तो ईथर नामक माध्यम ही नहीं होता। इनसे संबंधित जो बातें मानी वो सारी की सारी गलत सिद्ध हुई। अब देखिए यहां पर इस सिद्धांत में क्या है, एक विशेष बात है कि इस सिद्धांत में प्रकाश को तरंगागर के रूप में संचरित माना। तरंगागर क्या है? तरंगागर क्या है? तरंगागर प्रकाश के द्वारा एक ऐसे बिंदुओं का समूह है
जहां पर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में कंपन करती है उसको तरंगागर कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से डिफाइन भी करेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में संचरित होता है और तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है, जिसे हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम के जरिए समझा देता हूं। कि हमारे पास में एक प्रकाश स्रोत है। अब यहां से प्रकाश की किरणें निकलती है। जैसे मैं यहां पर कुछ किरणें आपको दिखा देता हूं। ये किरणें एक्चुअल में इन्होंने जो माना कि ये तरंग के रूप में संचरित होती है, तो ये ऐसे तरंग के रूप में संचरित होती है, ये भी ऐसे तरंग के रूप में संचरित होगी, ये भी ऐसे तरंग के रूप में संचरित होगी, ये भी ऐसे तरंग के रूप में संचरित होगी। आप यहां पर देखेंगे कि ये वाली जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं, ये यहां पर तरंगें एक समान कला में सारी की सारी शून्य पर है। यहां मैं बना रहा हूं तो इस वाली डॉटेड लाइन के ऊपर सारी की सारी माइनस में है, यहां पर सारी की सारी सरंग के रूप में है। तो ये जो बिंदु पथ आप देख रहे हैं ये सारे के सारे तरंगागर कहलाते हैं। इनको इन्होंने क्या कहा? तरंगागर कहा। और तरंगागर का प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की रूप में काम करता है, जिसको इन्होंने द्वितीयक तरंगिकाएं कह डाला। ओके, ये सब कुछ मानकर इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अगले वीडियो में हाइगेन की तरंग सिद्धांत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, एक एक करके बिंदुओं को समझेंगे। इसके दो पार्ट हम पढ़ेंगे, हाइगेन का तरंगागर का सिद्धांत और हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। चलिए, अब ये जो सिद्धांत है वो प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करने में सफल रहा। कौन कौन सी घटनाएं इस सिद्धांत के द्वारा समझाई जा सकी? तो देखिए, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण, सीधी रेखा में संचरण, सीधी रेखा में संचरण को अच्छे से समझाया जा सका। साथ में प्रकाश का परावर्तन, जो कि न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत के द्वारा भी समझा दिया गया था। इसके साथ में अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। हालांकि ध्रुवण की जो व्याख्या है प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति के बाद में बेहतर तरीके से समझाई जा सकी। इसको आप समझें। इन घटनाओं की व्याख्या हाइगेन के तरंग सिद्धांत के द्वारा अच्छे से की जा सकी। कौन कौन सी घटनाएं हैं? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इन घटनाओं के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपको अभी व्यतिकरण का नहीं पता है, विवर्तन का नहीं पता है, ध्रुवण का नहीं पता है। तो व्यतिकरण में एक एक लाइन में बता देता हूं। हालांकि यदि जब तक आप इन घटनाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी। आप हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक एक करके इन घटनाओं को समझेंगे, जानेंगे। व्यतिकरण में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में मिलती है, मतलब अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहा जाएगा? व्यतिकरण। कि जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में मिलकर एक नई तरंग बना ले, तो इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। दूसरी जो घटना है इसमें, जो नई घटना है, वो है विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ना। यदि कोई छिद्र है तो उसके किनारों से प्रकाश मुड़ जाता है, यदि कोई अवरोधक है तो उसके किनारों से भी प्रकाश मुड़ जाता है। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। तीसरी जो घटना है वो है ध्रुवण। कि प्रकाश है कुछ ऐसे विशेष प्रकार के पदार्थों के द्वारा रोक लिया जाता है, कुछ भाग उसका अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग उसका पारगमित हो जाता है। उसे हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहा जाता है। आगे चलकर आप इनके बारे में अच्छे से समझेंगे ही, कोई दो राय नहीं है। आप हमारे साथ में बने रहिए। तो ये जो घटनाएं थी इनके बारे में हाइगेन के तरंग सिद्धांत के द्वारा सफल व्याख्या की गई, लेकिन बहुत सारी घटनाएं अब भी शेष रह गई है,
जिनके बारे में ये जो सिद्धांत है वो नहीं समझा सका। उनमें देखिए कौन कौन सी घटनाएं हैं। एक तो है कॉम्पटन प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? कॉम्पटन प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर होने वाला है प्रकाश और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, तो उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर होगा वो इसी पर आधारित होगा। तो इस घटना को भी नहीं समझाया जा सका। जीमान प्रभाव और स्टोर्क प्रभाव। जीमान प्रभाव और स्टोर्क प्रभाव, ये कुछ घटनाएं थी जो कि प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, लेकिन इनकी व्याख्या करने में हाइगेन का तरंग सिद्धांत असफल हो जाता है। जब एक सिद्धांत असफल होता है तो नया सिद्धांत वहां पर आता है, और नया सिद्धांत अब की बार लेकर आ रहे हैं मैक्सवेल। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो क्या है? इन घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी, तो अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। देखिए समझ लीजिए, ये वैसे आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में 8वें चैप्टर में पढ़ा है, वही है। ये जो सिद्धांत है वो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा दिया गया, मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। इन्होंने प्रकाश को तरंग के रूप में माना। किस रूप में माना? तरंग के रूप में। यदि तरंग है तो तरंग भी दो तरीके की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो इन्होंने प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग के रूप में माना। इन्होंने प्रकाश को किस तरंग के रूप में माना? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में माना। इन्होंने यह भी कहा कि जब ये विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक समान कला में एक दूसरे के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हुए संचरित होते हैं। चलिए ध्यान देंगे इस तरीके से, ऐसे। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास में यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसमें इस डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र, इस डायरेक्शन में है चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए विद्युत क्षेत्र एक तल में कंपन करता है, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे तल में कंपन करता है। हालांकि दोनों एक समान कला में कंपन करते हैं, एक साथ अधिकतम होते हैं, एक साथ न्यूनतम होते हैं, एक साथ शून्य होते हैं। तो यदि ये अक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो अक्स वाई तल के अंदर विद्युत क्षेत्र का कंपन होता है। ओके, जो अक्स वाई तल है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कंपन करता है, जबकि अक्स जेड तल है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कंपन करेगा। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब आप यहां पर ध्यान दें, इन्होंने क्या कहा कि ये जो अनुप्रस्थ तरंग होती है इसमें विद्युत क्षेत्र होता है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। साथ में तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक समान कला में एक दूसरे के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हुए संचरित होते हैं। तो इसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे, एक समान कला में कंपन करते हैं। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए इन्होंने जो प्रकाश के बारे में कहा, इन्होंने ये भी कहा कि जो प्रकाश है वो निर्वात में सर्वाधिक वेग से गति करता है। प्रकाश निर्वात में क्या होगा? उसका वेग सर्वाधिक होगा, और जब किसी माध्यम में वो संचरित होता तो उसका वेग कम होता चला जाएगा। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके साथ में देखिए इन्होंने प्रकाश की जो प्रकृति, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने जो प्रकाश की प्रकृति मानी वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में माना।
ये इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। इन्होंने प्रकाश को तरंग प्रकृति के रूप में माना, वो भी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। तो जो प्रकाश है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम क्या आवश्यक होगा क्या? नहीं, माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए विद्यार्थियों, बहुत सटीक, अपने सिलेबस में जितनी चीजें हैं केवल और केवल उतनी ही बताई जा रही है, न एक लाइन कम न ही ज्यादा। जितने से हम समझ सके केवल उतना ही बताया जा रहा है। कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट वीडियोज हैं, बेस्ट कंटेंट है। आप इससे रिलेटेड वीडियोज का कोर्स भी हमारे एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी आप देख सकते हैं। देखिए, हैंड रिटन नोट्स और वीडियोज के कोर्स के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन से इनको परचेज कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बीसीएस एकेडमी नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे रखी है, वहां से भी आप ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको ओल्ड, पुराने वाले भी और नए वाले भी दोनों मिल जाएंगे। वीडियोज की जो कोर्स है उसमें एनसीईआरटी का सारा कंटेंट मिलने वाला है, हर एक टॉपिक मिलेगा। इसके साथ में हैंड रिटन नोट्स भी वीडियोज के ही कंटेंट में हमने दे रखा है, कॉम्बो पैक हमने दे रखा है। साथ में आप देखेंगे कि वीडियोज के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल्स, उनके सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे। जाइए देखिए और अपने मन पसंद का कोर्स परचेज कीजिए, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। अपना अगला और अंतिम जो सिद्धांत है वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? देखिए, ये जो सिद्धांत है वो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। इन्होंने प्रकाश को ऊर्जा के कण के रूप में माना, तो इसका मतलब हो गया कि इनके द्वारा प्रकाश की जो प्रकृति है वो कणीय प्रकृति मानी गई। यहां पर आप ध्यान देंगे, ये जो सिद्धांत है वो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। इन्होंने प्रकाश को ऊर्जा के कण के रूप में माना। इन्होंने प्रकाश को किस रूप में माना? ऊर्जा का कण, ऊर्जा का कण मानते हुए प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने ऊर्जा का कण जो माना उसको इन्होंने फोटोन कहा, ऊर्जा का क्वांटा, या इन्होंने इसको कह दिया फोटोन। क्या कह दिया? फोटोन कह दिया। तो फोटोन क्या है? ऊर्जा का कण होता है। प्रकाश को इन्होंने ये कहा कि फोटोन के रूप में संचरित होता है। प्रकाश किस रूप में संचरित होता है? फोटोन के रूप में संचरित होता है। इन्होंने ये कहा कि ये जो फोटोन है कण के रूप में होता है, फिर ये तरंग के रूप में चलता। कण है वो किस रूप में चलेगा? तरंग के रूप में संचरित होता है। तो वहां पर उस फोटोन की जो ऊर्जा है वो उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है, और यहां से प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहां पर पुट करेंगे जिसको हम कहते हैं प्लांक नियतांक। इसे क्या कहा जाता है? प्लांक नियतांक कहा जाता है। इस प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। तो देखिए, मैक्स प्लांक का जो क्वांटम मॉडल था उसके जरिए प्रकाश को कण के रूप में माना गया और प्रकाश की विभिन्न घटनाएं अच्छे से समझाई जा सकी। तो देखिए, कौन कौन सी घटनाएं इस मॉडल के द्वारा समझाई जा सकी, उसमें आप देखेंगे
क्वांटम मॉडल। तो कॉम्पटन प्रभाव को समझाया जा सका। पहला तो इफेक्ट कौन सा है, कॉम्पटन प्रभाव को इसके द्वारा अच्छे से समझाया जा सका। दूसरा आप देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी अच्छे से समझाया जा सका। प्रकाश विद्युत प्रभाव नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर हम प्लांक का क्वांटम मॉडल भी पुनः पढ़ेंगे और प्रकाश विद्युत प्रभाव की वहां पर सफल व्याख्या करेंगे। इसके साथ में कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, जीमान प्रभाव को अच्छे से समझाया जा सका। स्टोर्क प्रभाव को अच्छे से समझाया जा सका। रमन प्रभाव को अच्छे से समझाया जा सका। तो कुछ ऐसे इफेक्ट थे, प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाएं थी, जिनकी व्याख्या केवल प्लांक के क्वांटम मॉडल के द्वारा ही की जा सकी। लेकिन कौन सी घटनाएं नहीं समझाई जा सकी, तो प्रकाश के व्यतिकरण को इसके द्वारा नहीं समझाया जा सका, विवर्तन को नहीं समझाया जा सका, व्यतिकरण को नहीं समझाया जा सका, ध्रुवण को नहीं समझाया जा सका। तो कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनको प्लांक के क्वांटम मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। तो देखिए यहां से हमारे पास में क्या निष्कर्ष निकला कि यदि आप प्रकाश को फोटोन के रूप में माने तो इन घटनाओं की व्याख्या करने में असफलता मिली, और फोटोन के रूप में मानते हैं तब इन घटनाओं को अच्छे से समझाया जा सका। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए विद्यार्थियों, यहां से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति का होता है। वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है। क्या मतलब है इसका? द्वैत का मतलब होता दो प्रकृति होती है। कितनी प्रकृति होती है? दो प्रकृति। इसका मतलब हो गया कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में भी चलता है, साथ में कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। कि प्रकाश है वो तरंगीय गुण भी प्रदर्शित करता है, साथ में कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ में दिखाता है, इसलिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। हालांकि कई लोगों को यह बात हजम नहीं हुई, लेकिन सारी की सारी घटनाओं को एक साथ समझने के लिए प्रकाश को दोनों प्रकृति का मानना आवश्यक पड़ा, आवश्यक हो गया। क्योंकि तरंग के रूप में माने तो कुछ घटनाएं नहीं समझाई जा सकी, केवल कण के रूप में माने तो कुछ घटनाएं नहीं समझाई जा सकी। सारी की सारी घटनाओं को समझने के लिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति मानी गई, अर्थात तरंग और कण ये दोनों प्रकृति साथ साथ मानी गई। तो यहां आपको यह समझना है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति होती है, मतलब दोनों प्रकृति हम साथ में लेकर चलेंगे, तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति। तो आपको यदि यह पूछा जाए कि प्रकाश किस प्रकृति का होता है, तो वो द्वैत प्रकृति का होता है, अर्थात वो तरंगीय और कणीय दोनों प्रकृति को साथ में प्रदर्शित करता है। ओके, क्योंकि सारी की सारी घटनाएं, प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली संपूर्ण घटनाओं को किसी एक प्रकृति के द्वारा या किसी एक सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सका। तो वैज्ञानिकों ने मिलकर प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति कंसीडर की मानी। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंगीय और कणीय दोनों होती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने प्रकाश की प्रकृति के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। जो मूल जो सिद्धांत थे उनमें से कुछ सिद्धांत यहां पर हमने देखे, समझे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।